विश्व हिंदू महासंघ के अधिवेशन में रघुवीर सिंह का संकल्प, बोले 56 देशों के लोगों को सत्य सनातन से जोड़ेंगे। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री रघुवीर सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि उनका संकल्प है कि 56 देशों के लोगों की घर वापसी कर उन्हें सत्य सनातन से जोड़ने का कार्य करेंगे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधरोपण करने, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का आह्वान भी किया। बेलूपुर स्थित एक होटल में विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश वाराणसी मंडल के तत्वाधान में प्रांतीय अधिवेशन, पद ग्रहण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष शिव विलास शर्मा ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संयोजक तिलक राज कपूर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पांडे, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंकर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर बोस, प्रदेश मंत्री राजकुमार विश्वकर्मा, काशी मंडल प्रभारी वीरेंद्र कुमार मालू, प्रदेश उपाध्यक्ष मातृशक्ति गरिमा सिंह गौतम, काशी मातृशक्ति मंडल अध्यक्ष लकी गुप्ता, धर्माचार्य प्रकोष्ठ की प्रदेश मंत्री देवी प्रिया किशोरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व हिंदू महासंघ के मैं प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर बोस हूँ। आज हमारे राष्ट्र मंत्री जी का जन्मदिन है, जिसको पूरे विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सारे लोग मिलकर हम लोग मना रहे हैं और इसको बहुत भव्य रूप से हम लोग केक काट के और नेताजी का, हम लोग मंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे। और एक भारत की जनता से और बनारस की जनता से अपील है मेरा कि पप्पू यादव जो संसद में जाके भगवान श्री राम जी का फोटो को जान पे रख के जमीन पे स्टार है, ये बहुत गलत कर रहे हैं और बहुत गलत कर रहे हैं। पप्पू यादव से निवेदन है और उनको जेल जाने का काम होना चाहिए। जय श्री राम। सभी काशीवासियों को महादेव। मैं मिथुन चंद पूर्व मंडल काशी प्राणाध्यक्ष, अभी काशी क्षेत्र प्रभारी से मुझे मनोनीत किया गया है। आज हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी का जन्म उत्सव विश्व हिंदू महासंघ के मंडल वाराणसी के तत्वाधान में किया जा रहा है और ये सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। संगठन इनके साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, हिंदुत्व में हमेशा कार्य करेगी। क्या क्या चीज आयोजित किए गए हैं आज के आयोजन में? हम लोग के राष्ट्रीय मंत्री जी का जो है कि सुबह का कार्यक्रम में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। अभी जो हम लोग प्रदेश का एक बैठक भी किया गया, जो कि प्रांतीय अधिवेशन वाराणसी में कुछ दिनों में होना है, उसकी बैठक की गई। तत्पश्चात हम लोग के जो राष्ट्रीय मंत्री जी का जन्म उत्सव का भी कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ अम्मा कैफे चेतमई चौराहे के पास ये आयोजन किया गया है। इसमें हमारी मां शक्ति से लेके गोरक्षा प्रकोष्ठ, महानगर प्रकोष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष जी इसमें शामिल हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमारे संयोजक जी का भी आशीर्वाद हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी को मिला है। इसमें राष्ट्रीय सह संयोजक भी पधारे थे, किसी कारणवश स्वस्थ होने के कारण वो वापस चले गए अपने निवास पे। हम लोग सब संगठन के पदाधिकारी मिलके अपने राष्ट्रीय मंत्री जी का यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है जन्म उत्सव मना रहे हैं और अपने संगठन को आगे मजबूत करने के लिए संगठन को सबको जोड़ रहे हैं साथ में। मैं रघुवीर सिंह, राष्ट्रीय मंत्री विश्व हिंदू महासंघ। मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे अम्मा कैफे में किस तरीके का प्रोग्राम रखा गया? यहाँ विश्व हिंदू महासंघ का अधिवेशन बैठक था आज और हमारा जन्मदिन उत्सव था, तो हमने कहा हम विश्व हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ मनाएं। क्या कहना चाहेंगे? इस समय देश में लगातार हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, मुस्लिम बन रहे हैं और क्रिश्चियन बन रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? हम संदेश देना चाहेंगे कि हिंदू जो है वो हिंदुओं को मोटिवेट करके मुस्लिम धर्म सिख धर्म में अपनाया जा रहा है। विश्व हिंदू महासंघ का यही एक लक्ष्य है कि हिंदू हैं तो हिंदुओं को सुचारू रूप से तरीके से दिखाया जाए। इस बार आपके तरफ से विशेष क्या है? विशेष करके हिंदुओं को जोड़ना है और हमारे आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यशस्वी उत्तर प्रदेश, उनको जिताना है। 2027 उनको जिताना है, फिर पता करना है, फिर 10 उनको सिंहासन में बैठाना है। हमारे पदाधिकारी और मेंबर्स को मैं चाहता हूँ ये हूँ कि कंधे से कंधे मिलाकर चले, कोई मतभेद आपस में न करें। मेरा नाम सोनू सिंह, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ से। जो कि आप जान रहे हैं कि आज मंत्री जी का जन्मदिन है, इसको हम लोग मनाया जा रहा है और यहाँ 2 बजे से बैठक था अम्मा कैफे चेतमई चौराहे पे, जो कि संपूर्ण रूप से अच्छा कार्यक्रम किया गया है। और हम लोग का यही निश्चय है कि सारे सनातनियां एक साथ होकर एक साथ आगे बढ़े और अपने हिंदुत्व को पहचाने। जय श्री राम।
5वीं USKAI इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल कराटे चैंपियनशिप 2026 में 530 खिलाड़ियों ने दिखाया दम, रामनगर बना टीम चैंपियन। वाराणसी सन वैली पब्लिक स्कूल भौमी उन्दी सरसवा में आयोजित 5वीं USKAI इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल कराटे चैंपियनशिप 2026 का उत्साहपूर्ण वातावरण में समापन हुआ। प्रतियोगिता में वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, चंदौली, मऊ एवं आजमगढ़ के विभिन्न विद्यालयों से लगभग 530 खिलाड़ियों ने भाग लेकर उत्कृष्ट कौशल, अनुशासन, खेल भावना का प्रदर्शन किया। टीम चैंपियनशिप में रामनगर ने प्रथम, मानव अकादमी ने द्वितीय और जीवन दीप पब्लिक स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं ओपन कुमिते प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में पलक गुप्ता बलिया ने प्रथम पुरस्कार स्वरूप साइकिल जीती, जबकि बाल वर्ग में धर्मेश्वर वाराणसी विजेता बने। परिचय बता दीजिए। मैं अल्पना सिंह, प्रधानाचार्य सन वैली पब्लिक स्कूल। आज आपके स्कूल में जो कराटे का खेल हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हमारे यहाँ विद्यालय में 1 दिवसीय 5th स्काई इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल कराटे चैंपियनशिप 2026 हो रहा है, जिसका आयोजन जिसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रतिभाग लिया है। आपके स्कूल से कितने बच्चों ने भाग लिया है? हमारे स्कूल से लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया है। और कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? बनारस के आसपास 15 जिलों से बच्चे हमारे यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं। बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी शुभकामनाएं उन्हें देना चाहूँगी। और बच्चे जितना ही उनको ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म मिला है ताकि हमारे विद्यालय में वो आए और अपने प्रदर्शन को अच्छी तरह से करें और वो जीतें। और इस तरह से लड़के लड़कियाँ जितने भी हैं वो आगे जाके अंतर्राष्ट्रीय खेल तक खेलें, यहाँ से हमारे विद्यालय से करके आगे जाएं। ये आपका स्कूल मैम कहाँ पे है? हमारा स्कूल वाराणसी सरसवा उन्दी गाँव। अच्छा बता दीजिए। मेरा नाम मुकुल कनौजिया है और टूर्नामेंट में लेकर आया अपने बच्चों को। 5th इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप हो रहा है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम से कम 500 बच्चे हैं, हर जिले से आए हैं। किस किस जिले के बच्चे आए हुए हैं? यहाँ मऊ है, बलिया है, गाजीपुर है, आपके जौनपुर है और आजमगढ़ के जो है, हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमारे 18 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। आपके साथ कितने बच्चे आए हुए हैं और कहाँ से आए हुए हैं? हमारे यहाँ बनारस से भी आए हैं, भदोही से भी लेकर आए हम टीम अपनी, और हमारे यहाँ से आजमगढ़ की टीम आई है। हमारे खुद की टीम 4 टीम लेकर आए हैं। बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को सर ये जो हम लोग का जो स्कूल का जो टूर्नामेंट हो रहा है, जो इंटर स्कूल हो रहा है, ये प्लेटफॉर्म है बच्चों को सीखने के लिए। ये इसी से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। यही सबसे पहला प्लेटफॉर्म यही है। बच्चों के भविष्य के लिए क्या कहेंगे? बच्चों को भविष्य की शुभकामनाएं कहूँगा कि आगे चल के भर्ती निकलती है, ठीक है, आसाम राइफल, ITBP, आपका BSF है, SSB है, CRPF है, ये सब भर्तियाँ निकलती है। यही चीज़ की शुभकामनाएं कि मेहनत करें बच्चे और आगे बढ़ें। अपना परिचय बताओ। मेरा नाम शशि शेखर शर्मा है, मैं वाराणसी का। ये बच्चों का खेल किया जा रहा है, कितने दिन का खेल है ये? जी मैम, 1 दिवसीय खेल है। और कहाँ पे कराया जा रहा है? ये सन वैली पब्लिक स्कूल पे हो रहा है, उन्दी में, ठीक है। और इस तरह के खेल का जो आयोजन होता है वो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि बच्चे अपना जो है तैयारी करें आगे सिलेक्शन में जाने के लिए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के लिए। ये प्लेटफॉर्म होता है, बस बच्चे का प्रैक्टिस मैच हो सकता है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजेंद्र तिवारी है, शिकोकाई कराटे इंटरनेशनल वाराणसी का अध्यक्ष हूँ। आज जो ये खेल हो रहा है बच्चों का, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि इस तरह के टूर्नामेंट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर स्कूल लेवल पे होते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए होते हैं। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है बड़े टूर्नामेंट खेलने के लिए। इससे इनको रूल्स और रेगुलेशन पता चलता है कि हमको कैसे खेलना चाहिए, कैसे हमको पॉइंट मिलेगा, कैसे हमारा फाउल मिलेगा। इस तरह के टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य यही होता है। जी, अपना नाम और परिचय बताइए। मैं श्याम विकास कुमार सोनकर, USKAI फाउंडर प्रेसिडेंट। आज जो कराटे का खेल हो रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे भदोही
मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, सोनभद्र तो बच्चे आकर प्रतिभा किया है यहाँ पे। और सबका ही लगता है, हमको लगता है कि बेस है यहाँ पे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके किए हैं लोग। करीब कितने बच्चे भाग लिए हैं? 550 बच्चे प्रतिभा किया है। आपके स्कूल से भी बच्चे हैं? मेरे स्कूल से यहाँ पे 70 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं सन में। कितने सालों से ये कंपटीशन कराते आ रहे हैं? ये मेरा 10 साल से यहाँ पे चैंपियनशिप हो रहा है। नाम और परिचय बताइए। मैं संजय सीएल यादव, मैं यहाँ पे टेक्निकल डायरेक्टर के पद पे नियुक्त हूँ। और आज मेरे यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, जिसमें अगल बगल क्षेत्र से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं। समथिंग यहाँ पे 530 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ से बच्चे आए हैं? आपके अगल बगल से मैं जैसे बता सकता, भदोही से आए, मिर्ज़ापुर से, सोनभद्र से है, जौनपुर से है, गाजीपुर, बलिया और इत्यादि ऐसे अगल बगल ज़िलों से यहाँ पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। KN स्पोर्टिंग क्लब ने जीता बालाजी डे क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब। विजेता टीम को 51,000 का पुरस्कार। भारत मिलाप मैदान में आयोजित बालाजी डे क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य फाइनल मुकाबला रविवार शाम संपन्न हुआ। रोमांचक मुकाबले में KN स्पोर्टिंग क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चौकाघाट 11 को हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। उप विजेता टीम चौकाघाट 11 की कप्तानी विपिन सिंह ने की। विजेता टीम को 51,000, उप विजेता टीम को 25,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विकास यादव को मैन ऑफ द सीरीज और फाइनल मुकाबले में शानदार खेल के लिए आयुष पाल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि दिव्यांशु सेठ, प्रमोद राय, किशन दीक्षित रहे। सभी अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना और अनुशासन की सराहना की। विजेता एवं उप विजेता टीम को बधाई दी। टूर्नामेंट के मुख्य प्रायोजक दिव्यांशु सेठ रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन संदीप वर्मा उर्फ गोलू ने किया। हमारा नाम दिव्यांशु सेठ है, बालाजी गोइंग टू कैश प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर है। आज यहाँ समापन हो रहा है, क्या कहना चाहिए? यहाँ मैच के समापन में हमारे 51,000 का इनाम था, 25,000 का इनाम था। बालाजी स्पॉन्सर कर रहा है, बालाजी स्पॉन्सर ही कर रहा है। अब आगे क्या और भी गेम होने वाला है? आगे भी हमारा कई कार्यक्रम होने वाला है। क्या कहेंगे खिलाड़ियों? नया टारगेट हमारा 1 लाख रुपए के आसपास आने वाला है। अभी नया मैंने आज जो टीम जीती और खिलाड़ियों जो टीम जीती हुई उनके लिए ये बात है कि आज जो टीम जीती हुई है और जो टीम नहीं कर पाई उनके लिए क्या उनको और संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए, जो नेक्स्ट टाइम वो फिर से ट्राई करें कि ये वो भी जीत सके जाएगा। इसके बाद क्या दूसरा मैच बालाजी? हाँ, ये उसके बाद दोबारा हमारा चालू होता है। मैं किशन दीक्षित, प्रदेश महासचिव समाजवादी जनसंघ। क्या कहेंगे आज जीतने वाली टीम के लिए? बनारस के इस ऐतिहासिक मैदान, जहाँ भारत मिलाप का मैदान भी कहा जाता है, ऐतिहासिक मैदान पर आज क्रिकेट मैच का समापन हुआ है। फाइनल टीम जो जीता है उसको भी बधाई, और हारने वाले की संदेश के साथ कि अगली बार वो पुनः मेहनत करके तैयारी के साथ आवे और चैंपियन हुए, यही संदेश देना चाहूँगा। श्री बालाजी के लिए क्या रहेगा जिन्होंने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया और खिलाड़ियों को एक अच्छा बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा बालाजी को, जिन्होंने शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया, और उन सबको बधाई देना चाहूँगा कमेटी के सारे लोगों ने जो परिश्रम के साथ इस टूर्नामेंट को सफल बनाने का काम किया है। इस कमेटी के एक सदस्यों को, क्योंकि जो क्रिकेट जो मैच कराया जाता है, जो कमेटी होती है उसका बड़ा योगदान है। सुबह से लेकर शाम तक पिच तैयार करना, ग्राउंड साफ करना, ख्याल रखना, मैच सुचारू रूप से अच्छे से चलता रहे, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आपके माध्यम से कमेटी के सारे लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बगल में हमारे प्रमोद राय जी यहाँ के पार्षद हैं, जिन्होंने इस ग्राउंड को अच्छे से संभाल कर बना कर रखा हुआ है। सेंट्रल बाल के बड़े भाई हमारे महामंत्री आशीष सिंह जी यहाँ बैठे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि क्रिकेट का क्या हो रहा है, क्या भव्यता है। वाराणसी काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया, यदुवंशी समाज अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही काशी विश्वनाथ मंदिर सहित काशी के प्रमुख शिवालयों में परंपरागत रूप से जलाभिषेक करता चला आ रहा है। उन्होंने कहा, काशी विश्वनाथ दल के संस्थापक एवं बाबा विश्वनाथ के भक्त स्वर्गीय तेजू सरदार जी ने 1952 से यदुवंशी समाज के नेतृत्व में काशीवासियों के साथ शीतला घाट से गंगा जल
भरकर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जलाभिषेक की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया, परंपरा के तहत 3 अगस्त प्रातः 9 बजे यदुवंशी समाज के लोग शीतला घाट पर एकत्रित होंगे। सर्वप्रथम मां गंगा का पूजन अर्चन किया जाएगा। तत्पश्चात श्रद्धालु शीतला घाट से गंगा जल लेकर गंगा तट से डेढ़सी पुल होते हुए डुंडीराज गणेश का पूजन करेंगे। मां अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन पूजन के उपरांत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। हर हर महादेव। जमतेश्वर यादव, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ। पत्रकार वार्ता पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हम लोग का रहता है। जलाभिषेक के एक दिन पूर्व हम लोग पत्रकार वार्ता करते हैं, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित करके अपनी बातों को इसलिए बताते हैं ताकि कई राज्यों से हमारे यादव बंधु आते हैं। हम लोग का जलाभिषेक यदुवंशियों का बहुत बड़ा जलाभिषेक होता है। हजारों की संख्या हम लोग शीतला घाट पहुँच के जलाभिषेक करते हैं। वहाँ पे माता गंगा को अभिषेक करके शीतला घाट में मतलब माता जी के चरणों में जल चढ़ाते हुए, वहाँ से हम लोग डेढ़सी का पुल होते हुए हम लोग डुंडीराज गणेश जी को जल चढ़ाते हुए माता अन्नपूर्णा के चरणों में जाते हैं। वहाँ पे दोहा बोलकर वहाँ से फिर हम लोग विश्वनाथ मंदिर में कतारबद्ध होकर नियमानुसार हम लोग पहुँचते हैं। हम लोग पश्चिमी से अंदर जाते हैं, गर्भगृह में जलाभिषेक करके उत्तरी से निकलते हैं। वहाँ पे बैकुंठ धाम में जो त्रिशूल है वहाँ पे हम पूजन करते हैं। करने के बाद हम लोग अपने अपने आगे गंतव्य में प्रस्थान करते हैं। और जो लोग बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो वो प्रधान कार्यालय पे आके अपना फलाहार करके वो आराम करते हैं। ये हम लोग की व्यवस्था रहती है। कितने की संख्या में? हजारों की संख्या में रहती है। पूरे देश से यादव आ रहे हैं, 28 राज्य से यादव आ रहे हैं। 400 दिल्ली से आ रहे हैं, तो 100 राजस्थान से आ रहे हैं, तो 200 मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। तो सभी राज्यों से, क्योंकि एक हमारा व्यवस्था भी एक संस्था भी है, काशी विश्वनाथ दल के नाम से मेरा संस्था भी है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष के नाते मेरे जितने भी संस्था में यादव है उनका भी स्वागत करते हैं, वो भी पहुँचते हैं। और मेरे साथ जितने भी लोग रहते हैं, हर राज्य के लोग जुड़े रहते हैं। दिल्ली से हमारे निशा यादव जी महासचिव हैं, मदन यादव जी हैं, रजनी यादव जी हैं, अनिल यादव जी हैं, मनोज जी हैं। सभी लोग जो संस्था के रीढ़ की हड्डी हैं वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और हम ही यादव समाज, हम ही लोग मिलके आगे करते हैं और आगे निरंतर करते जाएंगे। एक संदेश देते हैं, विश्व कल्याण कामना के लिए हम लोग जलाभिषेक करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे वाराणसी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने ही संदेश दिया है कि यादव बंधु जलाभिषेक करते हैं। ये बड़ी गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि उनका संदेश आज फलित है कि आज सभी लोग एक पटल पे कार्य कर रहे हैं। यहाँ कोई अलग बात नहीं है। यादव जलाभिषेक करते हैं, करते चले आए हैं। यह हजारों साल की परंपरा रही है। भागीरथी ऋषि महर्षि ने हजारों वर्ष तपस्या किया, ब्रह्मा जी को खुश किया, विष्णु जी को खुश किया, आखिरी में महादेव को खुश किया। तब महादेव ने अपने जटा को खोल के माता गंगा को समाहित किया और एक धारा के रूप में निकाल दिया। और उसके बाद माता गंगा जी आगे आगे भागीरथी ऋषि गए, पीछे पीछे माता गंगा गए, पुरखों को तारते हुए आगे निकल गए। तब से ये चली आ रही, तब से यादव बंधु जलाभिषेक करते आ रहे हैं। ये 52-53 की बात है। 52 से तो मेरे पिता स्वर्गीय तेजस्वी ने जलाभिषेक प्रारंभ किया। उसके पहले मेरे दादा थे चिरकिट सरदार, उन्होंने किया। उसके पहले ये परंपरा चली आ रही है। ये क्रमबद्ध चलता रहता है। ये कोई पैदा नहीं किया है, ये कोई नहीं सकता कि हम ही पैदा किए हैं। ये असंभव वाली बात है। ये महर्षि भागीरथी ने माता गंगा को तपस्या करके अवतरित किया धरती पर। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। और ज्ञानी तो बहुत है देश में, दुनिया में, उनकी बात हमको जितना ज्ञान है हम अपने ज्ञान की बात करते हैं। इस साल विशेष क्या रहेगा? सर विशेष तो हर साल कुछ ना कुछ विशेष रहता है। बाबा के भक्तों में सब विशेष रहता है, तो कोनो शेष थोड़ी रहता है, सब विशेष रहता है। महा शमशान नाथ का डमरू आएगा, ये प्रमुख विशेष रहता है। जहाँ अंत रहता है वहीं से हम लोग प्रारंभ करते हैं, यही विशेष रहेगा। जहाँ जाना है उसी को हम लोग सबसे आगे रखते हैं, उन्हीं के पीछे हम लोग चलते हैं। जीवन का सत्य दिखाते हैं अपने यादव बंधुओं को, अपने समाज को, देखो यही जीवन का सत्य है, तुम्हें इसी में मिल जाना है। 1,84,000 ठोकर खा के मिला ये मानव चोला, इस चोले को पाके यदि अंतर पट न खोला, यूं ही जग से जाएगा फिर गुनगुन पछताएगा। इसलिए 84 लाख योनि के बाद ये जीवन मिला है, तो उसको कुछ ऐसा करिए कि अब समाज में, देश में आपका नाम हो, डंका बजे। घर में डंका मत बजाइए, देश में डंका बजाइए। अपने समाज का ऐसा कार्य करिए कि पूरे देश में संदेश जाए। घर में बजाए तो क्या बजाए, जानवर भी साफ करके बैठ जाता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरे के लिए जिए। उसका मतलब होता है आप मर जाइए तो आपको लोग याद करेंगे फलाना तेजू सरदार थे, ये त्रिशूल लगा के गए हैं चांदी का। कुछ ऐसा करके जाइए। हर हर महादेव। मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा शाखा का सिंधारा 2026 भव्य संपन्न 11वां थीम संग मनाया 25 वर्षों का गौरवशाली सफर। मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा शाखा द्वारा सावन के उल्लास के बीच आयोजित वार्षिक उत्सव सिंधारा 2026 का इस वर्ष रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 11वां थीम के साथ
भव्य एवं यादगार ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शाखा की 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को आकर्षक प्रस्तुतियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विशेष आयोजन के माध्यम से जीवंत किया। आयोजन में उत्साह, परंपरा, संगठन की एकजुटता का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में शाखा के वर्तमान पूर्व पदाधिकारी, सदस्य एवं आमंत्रित अतिथियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कारवां थीम के माध्यम से शाखा की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियों, सेवा कार्यों और विकास की झलक प्रस्तुत की गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। हम 4 फैमिली का है, मैं, शानी जाडोटिया, क्षमा अग्रवाल और निधि अग्रवाल। आज हम 25 सालों का सफर याद कर रहे हैं। एक सफर कहानी, एक सफर अनेक। उस 25 सालों में हम लोगों ने तीज को हर एक थीम में, उत्सव में मनाया है। उन सब की यादें, मीठी ताजा यादें सब हम अपने सदस्यों को दे रहे हैं कि हम 25 सालों में किन तीज को, किन थीम से हम लोगों ने तीज का उत्सव मनाया है अपनी गंगा शाखा में। और सभी ने इतनी मेहनत की है और 25 साल के पड़ाव को अपने सींचा है उन्होंने, तो उन सब की खुशी मना रहे हैं, उन सबका सम्मान भी कर रहे हैं, अपने सदस्यों का भी और साथ ही साथ अपने पूर्व अध्यक्षों और अध्यक्षाओं का। कारवां ये 25 साल का कारवां है, तो ये एक लेगेसी है जो हम लोग इसको लेके चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये आने वाले दिनों में 25 या 50 साल का कारवां बनेगा। समाज के लिए यही संदेश रहेगा मेरा, सब कोई तीज का उत्सव मिलजुल के बनाए और इसी तरह अपने कारवां को हंसी खुशी आगे बढ़ाते हैं। मैं विनीता प्रसाद, मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी गंगा की अध्यक्षा। आज 25 ये हम लोगों का 25वां वर्ष है हमारी संस्था का, तो हम लोग तीज उत्सव करते हैं हर साल, लेकिन 25वां उत्सव है तो कुछ खास जोश है सब में। आज हम अपने पिछले 25 पूर्वाध्यक्षाओं का सम्मान और अभिनंदन करेंगे और पिछले 25 वर्षों की यादों को ताज़ा करेंगे अपने प्रोग्राम के माध्यम से। इसमें करीब 200 लोग शामिल हैं। तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। आज की दिन कारवां है। कारवां 25 वर्षों का हमारी संस्था का, हमारी पूर्वाध्यक्षाओं की मेहनत का ये कारवां है जो हम लोग आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम सभी लोग आज के आयोजन के लिए बहुत 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 उत्साहित हैं। पिछले 15-20 दिनों से जोरदार तैयारियां चल रही है। ऐसा लग रहा है बात फाइनल एग्जाम का टाइम आ गया है। कई बार हमें अन्य महिलाओं और सदस्यों के लिए कहूँगी कि गंगा शाखा का 25 साल इन्हीं सदस्यों की वजह से ही पूरा हो पाया है। इनका साथ, इनका हमसे विश्वास, तभी हम बेहतर काम कर पाते हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे फन हो, कुछ भी हो। इन लोगों के बिना ये शाखा कुछ भी नहीं है। शाखा उन्हीं के लिए है, उन्हीं के। विश्व हिंदू महासंघ के अधिवेशन में रघुवीर सिंह का संकल्प, बोले 56 देशों के लोगों को सत्य सनातन से जोड़ेंगे। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय मंत्री रघुवीर सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा कि उनका संकल्प है कि 56 देशों के लोगों की घर वापसी कर उन्हें सत्य सनातन से जोड़ने का कार्य करेंगे। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधरोपण करने, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का आह्वान भी किया। भेलूपुर स्थित एक होटल में विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश वाराणसी मंडल के तत्वाधान में प्रांतीय अधिवेशन, पद ग्रहण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष शिव विलास शर्मा ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संयोजक तिलक राज कपूर, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पांडे, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंकर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर बोस, प्रदेश मंत्री राजकुमार विश्वकर्मा, काशी मंडल प्रभारी वीरेंद्र कुमार मालू, प्रदेश उपाध्यक्ष मातृशक्ति गरिमा सिंह गौतम, काशी मातृशक्ति मंडल अध्यक्ष लकी गुप्ता, धर्माचार्य प्रकोष्ठ की प्रदेश मंत्री देवी प्रिया किशोरी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व हिंदू महासंघ के मैं प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर बोस हूँ। आज हमारे राष्ट्र मंत्री जी का जन्मदिन है, जिसको पूरे विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सारे लोग मिलकर हम लोग मना रहे हैं और इसको बहुत भव्य रूप से हम लोग केक काट के और नेताजी का, हम लोग मंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे। और एक भारत की जनता से और बनारस की जनता से अपील है मेरा कि पप्पू यादव जो संसद में जाके भगवान श्री राम जी का फोटो को जान पे रख के जमीन पे स्टार है, ये बहुत गलत कर रहे हैं और बहुत गलत कर रहे हैं। पप्पू यादव से निवेदन है और उनको जेल जाने का काम होना चाहिए। जय श्री राम। सभी काशीवासियों को महादेव।
मैं मिथुन चंद पूर्व मंडल काशी प्राणाध्यक्ष अभी काशी क्षेत्र प्रभारी से मुझे मनोनीत किया गया है। आज हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी का जन्म उत्सव विश्व हिंदू महासंघ के मंडल वाराणसी के तत्वाधान में किया जा रहा है और ये सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। संगठन इनके साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी, हिंदुत्व में हमेशा कार्य करेगी। क्या क्या चीज आयोजित किए गए हैं आज के आयोजन में? हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री जी का जो है कि सुबह का कार्यक्रम में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। अभी जो हम लोग प्रदेश का एक बैठक भी किया गया जो कि प्रांतीय अधिवेशन वाराणसी में कुछ दिनों में होना है, उसकी बैठक की गई। तत्पश्चात हम लोग के जो राष्ट्रीय मंत्री जी का जन्म उत्सव का भी कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ अम्मा कैफे चेतमई चौराहे के पास ये आयोजन किया गया है। इसमें हमारी मां शक्ति से लेकर गोरक्षा प्रकोष्ठ, महानगर प्रकोष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष जी इसमें शामिल हुए हैं और हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमारे संयोजक जी का भी आशीर्वाद हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी को मिला है। इसमें राष्ट्रीय सह संयोजक भी पधारे थे, किसी कारणवश स्वस्थ होने के कारण वो वापस चले गए अपने निवास पे। हम लोग सब संगठन के पदाधिकारी मिलकर अपने राष्ट्रीय मंत्री जी का यहाँ पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है जन्म उत्सव मना रहे हैं और अपने संगठन को आगे मजबूत करने के लिए संगठन को सबको जोड़ रहे हैं साथ में। मैं रघुवीर सिंह, राष्ट्रीय मंत्री विश्व हिंदू महासंघ। संत जी क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे अम्मा कैफे में किस तरीके का प्रोग्राम रखा गया? यहाँ विश्व हिंदू महासंघ का अधिवेशन बैठक था आज और हमारा जन्मदिन उत्सव था, तो हमने कहा हम विश्व हिंदू महासंघ के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ मनाएं। क्या कहना चाहेंगे? इस समय देश में लगातार हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है, मुस्लिम बन रहे हैं और क्रिश्चियन बन रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भारतवासियों को? हम संदेश देना चाहेंगे कि अब हिंदू जो है वो हिंदुओं को मोटिवेट करके मुस्लिम धर्म सिख धर्म में अपनाया जा रहा है। विश्व हिंदू महासंघ का यही एक लक्ष्य है कि हिंदू हैं, हिंदुओं को सुचारू रूप से तरीके से दिखाया जाए। इस बार आपके तरफ से विशेष क्या है? विशेष करके हिंदुओं को जोड़ना है और हमारे आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यशस्वी उत्तर प्रदेश, उनको जिताना है। 2027 उनको जिताना है, फिर पता करना है, फिर 10 उनको सिंहासन में बैठाना है। हमारे पदाधिकारी और मेंबर्स को मैं चाहता हूँ ये हूँ कि कंधे से कंधे मिला के चले, कोई मतभेद आपस में न करें। मेरा नाम सोनू सिंह, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ से, जो कि आप जान रहे हैं कि आज मंत्री जी का जन्मदिन है, इसको हम लोग मनाया जा रहा है और यहाँ 2 बजे से बैठक था अम्मा कैफे चेतमई चौराहे पे, जो कि संपूर्ण रूप से अच्छा कार्यक्रम किया गया है और हम लोग का यही निश्चय है कि सारे सनातनियां एक साथ होकर एक साथ आगे बढ़े और अपने हिंदुत्व को पहचाने। जय श्री राम। ब्राह्मण गांव में रेत से भरा डंपर पलटा, सामने से आ रहे वाहन को क्रॉस करने में रोड किनारे पाइपलाइन खुदाई में टायर धंसने से हुआ हादसा, कोई जनहानि नहीं। बड़वानी जिले के ग्राम ब्राह्मण गांव के दबाना रोड पर ओवरलोड रेत से भरा डंपर रोड किनारे खेत में जाकर पलट गया। दरअसल मंगलवार सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान हुई इस घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुर्घटना को लेकर ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टला है। जानकारी के मुताबिक ग्राम ब्राह्मण गांव और नंदगांव क्षेत्र से नर्मदा नदी से अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन बदस्तूर जारी है, जिस पर लगाम लगाने में प्रशासन बौना साबित हो रहा है। बताया जा रहा है ओवरलोड बालू रेत से भरा डंपर रोड किनारे पेयजल पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई में धंसने से रोड किनारे खेतों में खड़ी फसल पर जाकर पलट गया। इस दौरान एक अन्य वाहन भी वहां से गुजर रहा था, जिससे क्रॉसिंग करने के दौरान डंपर खेत में जाकर पलटा। यदि इस दौरान खेत में कोई व्यक्ति मौजूद होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। अपनों का साथ न मिला तो राष्ट्रीय हिंदू सेना एक बार फिर बनी अंतिम सफर का सहारा। लावारिस वृद्ध को राष्ट्रीय हिंदू सेना ने दी सम्मानजनक अंतिम विदाई। बैतूल राष्ट्रीय हिंदू सेना ने मानवता और सामाजिक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक बार फिर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मृत हुए अज्ञात वृद्ध का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर समाज के सामने सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। पुलिस की मौजूदगी में मां माचना मुक्षधाम पर विधि विधान से अंतिम संस्कार संपन्न कराया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के विभाग अध्यक्ष दीपक कोसे ने बताया, जिला अस्पताल पुलिस चौकी के एएसआई जयपाल सिंह रघुवंशी से प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग 65 वर्षीय अज्ञात वृद्ध, जिसे 31 जुलाई
को एक ऑटो एम्बुलेंस संचालक उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आया था। अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान 3 अगस्त को वृद्ध की मृत्यु हो गई। काफी प्रयासों के बावजूद उसकी पहचान नहीं हो सकी। संगठन के सदस्य सुनील नागरे ने बताया, मृतक ने ग्रे रंग की शर्ट हाफ पैंट पहन रखी थी। पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार कराने के बाद जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। इसके उपरांत पुलिस की मौजूदगी में शव राष्ट्रीय हिंदू सेना के सदस्यों को सौंपा गया, जिन्होंने मां माचना मोक्षधाम पर हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के सह संयोजक अजय खवादे ने बताया, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए निःशुल्क शासकीय शव वाहन से मृतक का पार्थिव शरीर मां माचना मोक्षधाम पहुंचाया। वहां संगठन के सदस्यों ने पुलिस की उपस्थिति में धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए अंतिम संस्कार संपन्न कराया। अंतिम संस्कार के दौरान राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय, विभाग अध्यक्ष दीपक कोसे, तहसील सह संयोजक अजय खवादे, सदस्य सुनील नागरे, रोहित दीवान, सत्यम विश्वकर्मा, धनेश एवं सागर धुर्वे उपस्थित रहे। वहीं पुलिस विभाग की ओर से जिला अस्पताल चौकी प्रभारी एएसआई जयपाल सिंह रघुवंशी, प्रधान आरक्षक विजय रघुवंशी भी मौजूद रहे। अपनों का साथ न मिला तो राष्ट्रीय हिंदू सेना एक बार फिर बनी अंतिम सफर का सहारा। खास मुलाकात, राजेश सरियाम ने उठाए जनहित के मुद्दे। जनता के बीच अपनी अलग पहचान रखने वाले राजेश सरियाम से खास मुलाकात के दौरान जन समस्याओं पर चर्चा हुई। बातचीत में शहर में बढ़ते आवारा मवेशियों की समस्या, स्मार्ट मीटर से जुड़े लोगों के सवाल, सड़कों पर घूम रहे निराश्रित एवं असहाय लोगों की स्थिति और 181 हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए। सरियाम ने कहा, इन विषयों पर संबंधित विभागों को गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा, जनहित से जुड़े मामलों में समय पर कार्रवाई और जवाबदेही आवश्यक है। इस बीच नागरिकों के बीच भी ये सवाल उठ रहा है कि जनप्रतिनिधि और संबंधित विभाग समस्याओं के समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। जनता का कहना है, समस्याओं पर केवल आश्वासन नहीं बल्कि प्रभावी कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। अब देखना होगा संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दों पर आखिरकार क्या कदम उठाते हैं। भैया, मैंने अपने चैनल पे, अपने अखबार में, दैनिक अखबार में कई बार बदहाल रोड की स्थिति के लिए पोस्ट करी और गंभीरता वाला मामला ये है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, बालिकाएं, परिवार लोग गुजरते हैं कि रोड पानी में है कि पानी गड्ढे में है, ये समझ में नहीं आता है। तो कई रोड सैंक्शन है, कई जगह गिट्टी मलबा पड़ा हुआ है, मरम्मत कार्य हो नहीं रहा है। अभी यहाँ से आपके थोड़े दूर पे गंज में जो टांगा स्टैंड है पुराना, जिसको हम कहते थे, वहाँ पे भी एक सीमेंट रोड बना हुआ है। उसके पहले अगर आ जाओ आप, हाउसिंग बोर्ड की स्थिति, रोड की स्थिति किसी छुपी नहीं है। उच्च गुणवत्ता का कार्य नहीं हुआ, कई जगह गड्ढे खोल दिए। जब हम सोशल मीडिया पर इसको चलाते हैं या अखबार में चलाते हैं, तभी क्या शासन प्रशासन जागता है या एक्शन लेता है? इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी वार्ड में जितने भी गड्ढे हैं, उसकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है वहाँ के वार्ड पार्षद की, क्योंकि वार्ड पार्षद को इसलिए चुनाव में जिताया जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सभी अलग पार्टी के हैं, कोई भाजपा से होगा, कोई कांग्रेस से होगा, कोई आम आदमी पार्टी से होगा, कोई निर्दलीय भी होगा। ये सबसे पहले उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपको अपना वोट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें और साथ ही साथ में उसका ध्यान रखें। तो सबसे पहले ये बात है, अब जो ये सब्जेक्ट है, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर एक विनती है कि यदि आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है तो आप अपने नगर पालिका अध्यक्ष के पास में जाके अपना वहाँ पर अभिमत जरूर रखें ताकि दुर्घटना होने से बचे। देखिए, आज घटना किसी के भी साथ हो सकती है, हो सकता है उनके परिवार के किसी बच्चे के साथ में हो जाए, क्या वो तब जागेंगे? इसलिए सोचिए कि यदि घटना किसी के साथ घटित होती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज का बच्चा है, हमारे बीच का बच्चा है, हमारे वर्ग का बच्चा है, तो कल कोई ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए इन्हें जो समिति है उसमें यह रखना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात बोलूँगा कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो जनहित में है और न इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद। एक सवाल मेरा और था कि जैसे कांग्रेस का पार्षद है, आम आदमी का पार्षद है, या निर्दलीय है, या भाजपा का XYZ, बिल्कुल, देखिए हम तो जनता की आवाज़ है, बिल्कुल, है ना, हमको देश का चौथा स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल। तो मैं तो राजेश भैया देश के सामने, जनता के सामने सच्चाई प्रेषित करता हूँ और मेरा मतलब ये है कि ऐसा कई बार सुनने में आया है कि कई ऐसे पार्षद बोलते हैं कि भैया भाजपा सरकार है तो हमारी सुनी नहीं जाती। दूसरा विषय है, कई ऐसे पार्षद हैं कि आवारा मवेशी, निराश्रित मवेशियों को छुड़ा दिए जाते हैं उन्हीं पार्षद द्वारा। इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि पार्षद नहीं करता ये काम, ये उसकी सोच करती है, उस स्तर की सोच करती है। पार्षद तो पूरे मोहल्ले के लिए बना हुआ है, पार्षद पूरे वार्ड के लिए बना है।
अगर यदि मान लो कि मुझे वार्ड पार्षद बना दिया गया, अगर मैं किसी मवेशी को मान लो कि अगर पकड़ लिया, मैंने उसको छुड़वा दिया, छुड़वाने के बाद में मैंने जो भी कर दिया, तो ये मेरे वार्ड पार्षद की सोच नहीं है, ये मेरी वो एक प्रकार से बताऊंगा मेरी गंदी सोच है, ये मेरी घटिया सोच कहलाएगी। अगर मान लो कि ऐसा कोई करता तो वो पार्षद अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि उसके जनता के हित को देखते हुए काम करना चाहिए। और यदि किसी के घर के जानवर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें आगाह किया जाए कि ये तुम्हारे जानवर यहाँ पर आ रहे हैं, ये संभाल के रखो, अच्छे से रखो, दुर्घटना हो सकती है। पहली बार निवेदन करो और दूसरी बार में अगर कुछ नहीं करते तो फिर एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। सवाल और सर, 181 क्यों बनी है? 181 जो बनी है वो अपने भाई CM हेल्पलाइन इसलिए बनी है कि अगर यदि आप कोई शिकायत करते हैं तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और उसके लिए भी कैटेगरीज बनी है 1, 2, 3 करके, है ना, L1, L2, L3 करके बनी हुई है। जब पहली जगह काम नहीं हुआ तो दूसरी जगह आता है, दूसरी जगह नहीं हुआ तो फिर तीसरी जगह होता है। तो आपका कहना उचित है बिल्कुल, लेकिन मेरा निवेदन ये था, आपसे एक सवाल भी था कि बिना बताए क्या ये अपनी 181 बंद कर देते हैं अधिकारी? इनके लिए क्या पावर है इनके पास बिना OTP दिए? कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार ऐसा। नहीं, देखिए इसके बारे में यदि आपके पास में ऐसा हुआ है तो हमारे कलेक्टर कार्यालय में एक ऑफिस है जहाँ के जनता के पास मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ के जो प्रभारी है वो मेरे हिसाब से वहीं पे बैठते हैं। अगर इस प्रकार से यदि आपके पास साथ में हुआ है तो आप कलेक्टेड ऑफिस में इसका एक ऑफिस बना, वहाँ से जाकर उसे वरवड़े नहीं, मेरे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। बताइए क्योंकि नगर पालिका कई बार शिकायत करो तो बिना बताए बोले आपकी शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, बिना बताए वो शिकायत बंद कर दी जाती है और OTP ले लेते। समझ में नहीं आता, OTP आती नहीं तो शिकायत कैसे बंद हो जाती? फिर 181 बनाया क्यों गया? देखिए, ये हो सकता है कि आपकी OTP नहीं गई होगी, लेकिन किसी समय में कुछ अधिकारी मिसगाइड कर देते हैं। मैं जैसे अभी आपको बता दूं कि मैंने भी 2-3 CM हेल्पलाइन लगाई है। जब मैंने CM हेल्पलाइन लगाई है तो वहाँ से कर्मचारी का सीधे फोन आता है, नहीं आपका जो प्रकरण है वो एक्चुअल में न्यायालय में है और वो न्यायालय में होने के कारण हमारे यहाँ से इसका कुछ नहीं है, आप वहाँ पे लिख कर दे देते। तो ऐसे में क्या होता है कि यदि आप पता चला कि आपका प्रकरण न्यायालय में है नहीं और उन्होंने गुमराह कर दी किसको? CM हेल्पलाइन वाले को, कि ये तो जबरदस्ती हमारे साथ में इस प्रकार का कर रहे हैं जबकि मामला न्यायालय में, और ऐसे करके भी गुमराह किया जाता है। तो यदि आपको ऐसा पता चले कि यदि आपने CM हेल्पलाइन लगाए हैं लेकिन उसका निराकरण नहीं है, उसे बंद कर दी गई, तो आप कलेक्टर ऑफिस में जाके उन अधिकारी से चर्चा करने के बाद कलेक्टर से आप मिल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। राजेश भाई नमस्कार। मैं ये चाह रहा था कि निराश्रित मवेशी हैं जो रोडों पे घूम रहे हैं और कई लोगों की दुर्घटना भी हुई है, रोडों पे बैठे रहते हैं, इनके लिए शासन प्रशासन ने क्या मुहिम छेड़ी है और आपकी राय क्या है? देखिए इमरान भाई, मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। इतनी सारी भीड़ हर जगह पर आपको दिख जाएगी। जब गाय दूध देती है ना तो दूध तो धो लेता है, उसकी परवरिश तो हो जाती है, लेकिन वही जब दूध देने से बंद कर देती है, अगर आप देखेंगे तो जितनी भी गाय या आपको मवेशी दिखेंगे ना तो ये आपको स्वस्थ वाले नहीं दिखेंगे, ये बिल्कुल निराश्रित है, बिल्कुल इन्हें न खाना दिया जा रहा है न चारा दिया जा रहा है। और मेरा तो उन तमाम नेताओं से भी है जो इनको लेकर राजनीति करते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की घटनाएं हमारे पर हो रही है तो इनको जिम्मेदारी के साथ में, आप गाड़ियां तो पकड़ रहे हैं कि कह देते हैं कि भैया वो गौवंश को पकड़ा, लेकिन जो जिस प्रकार से यहाँ पर ये जो घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी चूंकि मैंने अभी एक समाचार पत्र में ये देखा कि एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को 8 साल के साथ 8 साल की छोटी सी वायरल काफी हो रही है, उसको बिल्कुल रौंद के उसे पूरी तरीके से घायल कर दिया और जो बच्ची बचाने आई थी उसे भी घायल कर दिया। तो यह घटना हमारे जिले में ना हो। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से भी एक अनुरोध करूंगा कि यह वीडियो यदि आप तक जाता है तो कम से कम जागरूकता अभियान के तहत में यहाँ पे जितने भी नेता हैं जो इसको लेकर राजनीति करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, इसके ऊपर जरूर एक एक्शन लिया जाना चाहिए, इन्हें कांजी हाउस में पहुंचाना चाहिए। और साथ ही साथ में अभी मैं बता दूं कि हर क्षेत्र में कुत्तों की इतनी ज्यादा अधिकता हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप अभी मेरे मोहल्ले में खंजरपुर में आके जाके देखिए, हमारे मोहल्ले में सर यही हाल है, 50 से 100 कुत्ते, और जिन्हें खाना नहीं मिल रहा। जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो मानसिक तौर से हमारे जाकिर हुसैन वार्ड में कई घटना ऐसी हो चुकी है। मेरे पास कई वीडियो वायरल भी है, वो रिकॉर्ड भी मेरे पास मेंशन है कि मासूम बच्चों को कुत्तों ने काटा भी है और उनको फिर किसी ने अगर मारते हैं तो उनके ऊपर FIR होती है। आप इमरान भाई देखेंगे कि अभी क्या हुआ है कि उसी के साथ साथ में अगर खंजनपुर में अगर आप देखेंगे या अपने विकास नगर के क्षेत्र में तो कम से कम
100 से 150 सुअर वहां पर चल रही है। अब उन सुअर के छोटे छोटे बच्चों का शिकार कौन कर रहा है? कुत्ते कर रहे हैं। 100%। अब कुत्ते के मुंह को क्या लग गया? खून। अब जब एक समय ऐसा आएगा कि सब ये खत्म हो जाएगा तो ये किसके ऊपर अटैक करेंगे? इंसानों, मानव के ऊपर, बच्चे के ऊपर करेंगे। और आने वाले समय में ये घटना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो इसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। काफ़ी आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे और काफ़ी मुद्दे उठाते हो। जनता, हमारे बैतूल शहर की जनता की बात करते हैं हम लोग। बैतूल जनता पूछती है स्मार्ट मीटर के लिए क्या है स्मार्ट मीटर, क्या इसकी जानकारी आप दे सकते हो? बिल्कुल, बताइए। जैसा कि इमरान भाई मैं आपको बता दूं कि जो मीटर है, इसके पहले जो जितने मीटर लगे थे, जैसे मैंने अपना सोशल मीडिया पे डाला कि मेरे घर में सोलर लगा हुआ है, उसमें बिजली का बिल आता था लगभग, जब से सोलर सिस्टम लगा हुआ है तब से बिल आता था 50 रुपये, 100 रुपये, और बहुत ज़्यादा अधिकतम हो तो 150 रुपये। हमने सोलर सिस्टम इसलिए लगवाया था कि कम से कम हम बिजली की बचत कर सकें। लेकिन जैसे ही स्मार्ट मीटर लगा है तो हमारे घर का बिजली नहीं, आपके सोलर लगने के बाद भी? सोलर लगने के बाद में हमारा बिजली का बिल आया है, पहला बिजली का बिल आया 6,400 रुपए का। मतलब सोलर लगने के बाद भी? सोलर लगने के बाद में जो पहले 50 रुपए आता था, 100 रुपए आता था, तो अब आया 6,000 रुपए का। तो ऐसे और ऐसे ही मेरे घर का भी जो बिजली का बिल है, मेरे घर में तो हम लोग 2 से 3 लोग रहते हैं, बिजली की कोई खपत नहीं है हमारे यहाँ पे, तो हमारे घर का बिल भी 100-150 रुपए, 50 रुपए आता था। हम खुद चाहते थे कि बिजली की बचत हो, लेकिन लगातार 2,500, 3,000 और इस बार 4,600 रुपए आ गए बिल। बारिश के मौसम में? बारिश के मौसम में, जबकि ना हम कोई कूलर चला रहे हैं, ना कोई हम एसी चला रहे हैं, ना किसी भी प्रकार का कोई हमारे यहाँ पे अतिरिक्त। अब तो कम वाट के साथ बल्ब वगैरह भी आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि चलो ठीक है कि चलो हमने बिजली का बिल दे दिया, लेकिन वो गरीब इंसान जो बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पालना पोस रहा है, वो अपने बच्चे की फीस भी नहीं भर पाता, उसके घर का बिजली का बिल भी 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आ रहा है। तो ये बताइए कि क्या वो अपने बच्चों को पालेगा या अपना घर चलाएगा, अपने बच्चे की परवरिश करेगा कि बिजली का बिल भरेगा? ये हम लोग इसके खिलाफ में आंदोलन करने वाले हैं। मैं सबसे पहले ये बात आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ इमरान भाई, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं कि जिस दिन हमें बिजली विभाग के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़ा रहना पड़े तो आप अपना सहयोग दें, क्योंकि यह किसी राजनीतिक दबाव या किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। यह हर गरीब के घर की समस्या है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, ये हर गरीब के लिए है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल जिस दिन हम यहाँ पर सोशल मीडिया से बताएंगे आप जरूर शामिल होंगे। नमस्कार। बाबर में चोरों का आतंक, बिजली पोल से हजारों का तार चोरी। ऊवा और नयापुरा के बीच बाबर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 3 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने 11 केवी लाइन के तीनों फेस के तार, जिसकी लंबाई 280 मीटर, बिजली विभाग के पोलों को निशाना बनाया। चोर रात के अंधेरे में गाँव के बिजली पोलों से महंगे विद्युत तार, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपए का तार काट कर चुरा ले गए। सुबह जब ग्रामीणों की नजर खाली पड़े पोल पर पड़ी तब इस बड़ी चोरी की घटना का पता चला। तार चोरी होने के कारण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। रात के समय बिजली न होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसानों की सिंचाई प्रभावित हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने स्थानीय बिजली विभाग के लाइन में दिनेश भूसारे को जानकारी दी। इसके बाद लाइनमैन ने घटना की सूचना बिजली वितरण कंपनी के कनिष्ठ अभियंता और स्थानीय पुलिस थाने को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन पुलिस का नशे के कारोबार पर बड़ा एक्शन। बड़वा पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध ब्राउन शुगर तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस की धारा में प्रकरण पंजीबद्ध। आरोपी जंगल के रास्ते ला रहा था अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर। आरोपी पर पूर्व से दर्ज है एनडीपीएस सहित चोरी के अपराध। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जब्त की 9.71 ग्राम ब्राउन शुगर। जब्त शुदा ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 95,000 रुपए। प्रदेश व्यापी नशे से दूरी है जरूरी 2.2 15 दिवसीय अभियान के तहत खरगोन पुलिस ने किया नागरिकों को जागरूक। अब तस्करों पर कड़ी कार्रवाई जारी। पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर ग्रामीण अनुराग एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन से माला प्रसाद के द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था। निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक खरगोन रविंद्र वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खरगोन ग्रामीण शकुंतला रूहल के मार्गदर्शन में जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सहित थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर थाना बड़वाहा पर तस्करी करने वाले आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस की धारा में कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने मौके पर आरोपी
रवि निवासी जाट मोहल्ला बड़वाहा के कब्जे से 9.71 ग्राम ब्राउन शुगर कीमत लगभग 95,000 रुपए को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना बड़वाहा पर अपराध क्रमांक 440/26 धारा 8/21 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर पे बेचना में लिया। पुलिस द्वारा आरोपी से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी के नेटवर्क एवं सप्लायर के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जिले में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार शुदा आरोपियों के नाम रवि यादव, पिता राजेश, उम्र 26 साल, निवासी जाट मोहल्ला बड़वाहा। सांसद पप्पू यादव के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। टीकमगढ़ सनातन धर्म और साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मंगलवार को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली निकाली, चक्रा तिराहे पहुंचकर सांसद का पुतला दहन करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जैसे ही पुतले में आग लगाने की कोशिश की, मौके पर तैनात पुलिस बल ने हस्तक्षेप कर पुतला कार्यकर्ताओं से छीन लिया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद संगठन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई मामले की जांच कराई जाए। यदि जांच में संबंधित सांसद दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ संविधान और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, जिसके चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। प्रदर्शन में रामगोपाल शर्मा, के खरे, हरीश धमनिया, राकेश उपाध्याय, महेंद्र द्विवेदी, गौरव उपाध्याय, धनीराम सोनी सहित हिंदू युवा वाहिनी और अन्य हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी के दलालों को कमीशन खोरी बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बस स्टॉप मुक्त करो। गड़ा में शराब दुकान बनी सिरदर्द, कांग्रेस नेता ने पुलिस से लगाई गुहार, अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग। गड़ा थाना क्षेत्र में संचालित शराब दुकान के आसपास फैली अव्यवस्था और मेट्रो बस स्टॉप पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर कांग्रेस सचिव श्रेष्ठ सिंह ठाकुर ने मंगलवार को CSP गड़ा को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, क्षेत्र में लंबे समय से शराब दुकान के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि शराब दुकान के बाहर खुलेआम शराब का सेवन किया जाता है। नशे की हालत में लोगों द्वारा गाली गलौज, विवाद, शोर शराबा किया जाता है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। महिलाओं, स्कूली छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों और राहगीरों को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी गतिविधियों के कारण यातायात प्रभावित होता है, कानूनी व्यवस्था पर असर पड़ता है। श्रेष्ठ सिंह ठाकुर ने बताया, शराब दुकान के पास स्थित मेट्रो बस स्टॉप पर अतिक्रमण होने से यात्रियों को बस का इंतजार करने में परेशानी होती है। कांग्रेस नेता ने पुलिस प्रशासन से मांग की है, शराब दुकान के आसपास पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, खुले में शराब पीने वालों और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही मेट्रो बस स्टॉप से अतिक्रमण हटाकर यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने उम्मीद जताई, पुलिस प्रशासन जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कार्रवाई करेगा, जिससे क्षेत्र में शांति और बेहतर यातायात व्यवस्था स्थापित हो सके। आज कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरपुरी चौक में चल रहे अवैध अहाते को लेकर हमने आज पुलिस प्रशासन और संभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। उनसे हमने एक मांग रखी है कि तिरपुरी चौक पर एक अवैध बस अहाता चलाया जा रहा है। कहने के लिए तो मेट्रो बस स्टॉप है, बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है नगर निगम का, लेकिन वो बस स्टॉप का सिर्फ एक बोर्ड है। दिन भर सुबह से शाम तक वहाँ पर एक अहाते का संचालन होता है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया मोहन यादव बड़े शान से कहते हैं कि हमने पूरे प्रदेश में अहातों को बंद कराया है, और दूसरी तरफ नगर निगम के मेट्रो बस स्टॉप के नीचे ही एक खुलेआम अहाता चलता है। सामने आप देख सकते हैं थाना है, आने वाले महिलाओं बच्चों को असुविधाएं होती हैं। इस चीज़ को देखते हुए हमने आज पुलिस प्रशासन और संभागीय अधिकारी से ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द
या तो इसे एक व्यवस्थित स्वरूप दिया जाए इस मेट्रो बस स्टॉप को, या फिर खुले तौर पर एक अहाते का स्वरूप दे दिया जाए, तो कम से कम हमें कन्फ्यूज़न न हो आने वाली महिलाओं और बच्चों को ये अहाता है या मेट्रो बस स्टॉप है। ये तो हम नहीं बता सकते किसके संरक्षण में, ये प्रशासन समझेगा किसके संरक्षण में कार्य चल रहा है। खुली गतिविधियां जब सामने थाना है तो पुलिस बताएगी ना किसके संरक्षण में चल रहे हैं। हम इसको घोर निंदा करते हैं इस बात की, जिसके भी संरक्षण में कार्य लिप्त हों जो भी इन लोग, हम चाहेंगे जल्द से जल्द एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हाँ, ऐसी कुछ जानकारी हमारे लोगों के बीच में भी आई है कि कुछ लोग अवैध रूप से अवैध वसूलियाँ कर रहे हैं, तो ऐसे दलालों को पहचाना जाए और सख्त से सख्त उन दलालों पर कार्रवाई की जाए जो अवैध नाम से वसूली करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का नाम खराब करते हैं। नाम सामने आए? नाम तो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ये काम आप लोगों का पता लगाने का है कि हम जो भी दलाल हो आप उनको पर्दाफाश कीजिए। जी बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है त्रिपुरी चौक पर यहाँ शराब दुकान की बाजू में अहाता चलने को लेकर के और बस स्टैंड जो यहाँ मेट्रो का बस स्टॉप है उस पर अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो है ज्ञापन दिया गया है। तो इसमें जो भी आज नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित थे तो उनसे जो है अनुरोध किया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए। नगर निगम जैसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा, पुलिस प्रशासन जो है तत्काल उसमें पूर्ण सहयोग उनका करके अतिक्रमण हटाने में पूरा सहयोग करेगा। साथ ही दुकान के संबंध में और अहाते के संबंध में जो है हम जो है यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा रहे हैं, जिससे और इसके साथ इन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ लोगों को यहाँ से आने जाने में जो है दारू पीने वाले जो असामाजिक तत्व हैं उनके कारण समस्या उत्पन्न होती है, तो हम उस पर भी ध्यान रखेंगे और आवश्यक पुलिस तैनाती बढ़ा करके उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। साथ ही दुकान हटाने के संबंध में और अवैध अहाते के संबंध में आबकारी विभाग को भी सूचना दी जाएगी। पूर्व आईजी को राहत, सीएटी ने 11,61,000 की रिकवरी पर लगाई अंतरिम रोक। पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी जबलपुर से बड़ी राहत मिली। अधिकरण ने उनके खिलाफ 11,61,885 रुपए की रिकवरी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश शासन और पुलिस अधीक्षक रीवा से जवाब तलब किया। ये मामला 2012 में हुए वेतन निर्धारण उसके आधार पर दिए गए एरियर से जुड़ा है। अप्रैल 2026 में पुलिस अधीक्षक रीवा ने रिकवरी का आदेश जारी करते हुए राशि जमा नहीं करने पर पेंशन से कटौती और आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी थी। डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार 2024 में रीवा रेंज के आईजी पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने अपनी याचिका में कहा वर्ष 2012 में उनसे कनिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अधिक वेतन मिल रहा था। इस विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने सक्षम विभाग के समक्ष आवेदन दिया था। इसके बाद विभाग ने उनका वेतन दोबारा निर्धारित किया और एरियर का भुगतान किया। उनका कहना है उन्होंने किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दी और पूरा भुगतान विभाग के निर्णय के आधार पर हुआ था, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद इतनी बड़ी राशि की रिकवरी करना कानून के अनुरूप नहीं है। याचिका में कहा गया आईपीएस अधिकारी होने के कारण उनकी सेवा संबंधी मामलों का नियोक्ता भारत सरकार है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक द्वारा रिकवरी का आदेश जारी करना अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने प्रथम दृष्टया मामले को सुनने योग्य मानते हुए रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके बाद तय होगा रिकवरी का आदेश वैध है या नहीं। डॉक्टर सिकरवार की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे, अधिवक्ता सोनाली पांडे, अधिवक्ता डॉक्टर सिकरवार की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे, अधिवक्ता सोनाली पांडे, अधिवक्ता प्रथमेश पगारे ने पैरवी की। फिलहाल अधिकरण के अंतरिम आदेश से पूर्व आईजी को बड़ी राहत मिली है। महेंद्र सिंह सिकरवार आईजी के रूप में 2024 में रिटायर हुए और उनकी नौकरी के दौरान उनकी वेतन विसंगति थी। उनके जूनियर्स को उनसे ज़्यादा पे स्केल मिल रही थी। उसको दूर करने के लिए उन्होंने अभ्यावेदन दिया था, जिसके निराकरण में उनकी वेतन विसंगति जो थी वो दूर हो गई और उनकी जो पे थी वो रेगुलराइज हो गई। 2026 में वो रिटायर हो गए एज आईजी के रूप में रिटायर हुए। लास्ट पोस्टिंग उनकी रीवा रही और रिटायरमेंट के बाद में उनके सारे ड्यूज क्लियर हो गए। 2026 में एसपी रीवा के द्वारा एक पत्र भेजा जाता है और उस पत्र आदेश में लिखा गया है कि आपको जो वेतन विसंगति दूर करने के दौरान 11 लाख रुपए की राशि आपको ज़्यादा दी जा चुकी है, तो आप उस पैसे को लौटाइए, नहीं तो आपके पेंशन से उसकी कटौती होगी। अब आईजी जो है उसका नियोक्ता राज्य शासन नहीं होता है, डीओपीटी भारत सरकार होती है आईपीएस की। दूसरा कि एक रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ जो है आप रिकवरी तभी निकाल सकते हैं जब दौरान
नौकरी यदि आपने त्रुटि पाई है और उसने कोई ऐसी गलत जानकारी दी जिसका वो उत्तरदायी हो, ऐसी कोई भी स्थिति थी नहीं। तो इन सब चीज़ों को चलते हुए उन्होंने न्यायालय में कैट के सामने एक मुकदमा पेश किया और ये सारी दलीलें हमने उनकी तरफ से दी। आज न्यायालय ने उसकी सुनवाई की और सुनवाई पर कड़ी आपत्ति पेश करते हुए राज्य शासन से और केंद्र सरकार से कहा कि आप इसका जवाब पेश करिए, और जवाब पेश करने तक का उनके खिलाफ जो रिकवरी एसपी रीवा के द्वारा अधिरोपित की गई थी उस पर रोक लगा। अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद। सोने मकान का ताला तोड़कर 50,000 नगद और जेवरात चोरी, जांच में जुटी पुलिस। आधारताल थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर 50,000 रुपए नगद और जेवरात चोरी कर ले गए। फरियादी विजय कुमार खेती किसानी के काम से पनागर गए थे। इसी दौरान उनके बेटे ने फोन कर घर का ताला टूटा होने की सूचना दी। घर पहुंचने पर देखा सामान बिखरा था, अलमारी का ताला टूटा था। जाँच करने पर अलमारी में रखे 50,000 रुपए नगद और जेवरात गायब मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस का कहना है आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्दी चोरी का खुलासा किया जाएगा। भैया चोरी हुई है, कहाँ पर हुई है? भैया महाराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मकान नंबर MIG डिलक्स 28, सुभाष नगर। कल रात में ये वारदात हुई है और मम्मी लोग घर पे नहीं थी, घर हमारा खाली था। गहने चोरी हुए हैं, कुछ कैश चोरी हुआ है। लगभग आप मान के चलिए कि कैश करीबन वही 5 करीबन कैश था और बाकी जेवर थे। सुबह 7:30 बजे, सूचना 10 बजे। और पापा जी घर पे नहीं थे, फिर पापा जी को खेत से बुलाया, उसके बाद फिर सूचना दी। मांग करते हैं ठीक है, और हमारे बहुत ज़्यादा हानि हुई है। डॉग स्क्वाड भी आई है, पुलिस वाले भी आए हैं, क्राइम वाले भी आए हैं। मैं उचित सूचित कार्रवाई चाहता हूँ। जी, आपका नाम? आशीष पटेल। थाना आधारताल में फरियादी विजय कुमार ने बातचीत होकर बताया कि वो आधारताल थाना क्षेत्र में रहते हैं और अपने गांव पनागर के पास गांव है, वहाँ वो खेती को देखने चले गए थे। उनका लड़का भी यहाँ बगल में रहता है। उसने सूचना दिया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। आकर देखा तो अलमारी से उनके कुछ जेवर और 50,000 रुपए नकद गायब है। उनकी सूचना पर चोरी का अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें मौके पर पुलिस अधिकारी गए हुए हैं और उसमें फिंगरप्रिंट अधिकारी को भी लेकर गए हैं और जल्द ही इसमें अज्ञात चोरों का पता लगा लिया जाएगा। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को जनता के बदलाव के जनादेश का प्रतीक बताया। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को जनता के बदलाव के जनादेश का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा ये जीत साबित करती है प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से नाराज है और अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा किसानों, मजदूरों, आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है। दतिया का परिणाम इस बात का संकेत है जनता अब अपने मत के माध्यम से जवाब दे रही है और प्रदेश में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। लखन घनघोरिया ने दावा किया आने वाले समय में ऐसे परिणाम पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और ये जीत जनता के विश्वास और लोकतंत्र की जीत है। किसी भी महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन फीस होती है उसमें समाहित होता छात्र संघ चुनाव और ये पूरा पैसा विश्वविद्यालय में जमा होता है। वर्षों से खाते आ रही है सरकार और वोट कितना कहते हमको नहीं लगता सरकार की मंशा है कि सरकार करा लेगी, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार जिंदा रहना चाहिए, प्रोटेस्ट का अधिकार जिंदा रहना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव होते हैं तो ये अराजकता नहीं है। लगभग इस चीज को 9 साल हो गए, तो आप नहीं देखते कुछ ज्यादा लंबा समय उसी का आक्रोश है जो जैन जी के रूप में सामने निकल के आया है। छात्रों के हितों को कोई देख नहीं रहा, छात्रों की समस्याओं को कोई समझ नहीं रहा। छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अकेले छात्र नहीं, सारे पेरेंट्स चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। नीट के एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकार अपने दायित्व को समझ कहाँ रही। लोगों की उम्र बढ़ती जा रही, छात्र बेरोजगार इतना पढ़ लिखने के बाद हर चीज निजी हाथों में दी जा रही। अब सब समझ गए
श्रद्धा परम दुर्लभ है। साध्वी श्री शारदा श्री जी महाराज साहब, आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती शासन दीपिका श्री शारदा श्री जी महाराज साहब आदि थाना 4 का मंगल गगन मीनारों के साथ प्रवेश हरदा जैन स्थानक भवन में हुआ। इसके पूर्व सुबह कड़ोला से केवल लॉन्स हरदा पर कुछ समय विराजना हुआ, जहां महाराज साहब द्वारा सुख विपाक सूत्र का वाचन किया गया था। वह महाराज साहब का 2026 का वर्षावास हरदा श्री संघ को प्राप्त हुआ है। श्री शारदा श्री जी महाराज साहब ने उद्बोधन में कहा, श्रद्धा परम दुर्लभ है। श्रद्धा से संकित और सम्यकत्व का स्पर्श होता है। धर्म श्रद्धा का फल शारीरिक और मानसिक दुखों का छेदन भेदन करता है। इसके पूर्व विशुद्धि श्री जी महाराज साहब ने कहा, गुरु हमें संयम की कला सिखाते हैं, गुरु हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बनाते हैं। इस अवसर पर हरदा श्री संघ के अलावा श्री श्वेतांबर श्री संघ खिड़किया लगभग 40 सदस्य उपस्थित हुए। श्रावक श्राविका एवं गुरु भक्त चारुवा कालधर खाचरोद मंदसौर सरदार शहर इंदौर कुंभराज मिसनगांव आदि जगह से श्रद्धालु उपस्थित रहे। साथ ही प्रवेश अवसर पर साध्वियों के दर्शन सानिध्य का लाभ लेने अमेरिका से अनुज जैन भी उपस्थित हुए। अल्पना जैन ने प्रभावना का लाभ लिया। चातुर्मासिक प्रवेश अवसर पर रत्ना आशीष समदड़िया ने 3 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण दृढ़ मनोबल का परिचय दिया। इस अवसर पर सभी अतिथियों की आतिथ्य सेवा का लाभ मदन कंवर बाई जी राजकुमार बाफना परिवार ने लिया। इस प्रसंग पर हरदा से छाया बनवट, शोभा चपलोद, नेहा बाफना, शेफाली बाफना, खिड़किया से महावीर महिला मंडल आशीष समदड़िया, कालधर से दुर्गा प्रसाद मुच्छाला, नटवर सिसोदिया, नारायण छलोत्रे आदि भावुकी अभिव्यक्ति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। खिड़किया से गुप्त लाभार्थी परिवार द्वारा बस से सभी को हरदा ले जाया गया। साधुवाद धर्म सभा का संचालन पंकज बाफना ने किया। नाबालिग से शोषण, फर्जी डिग्री और जान से मारने की धमकी, पुलिस की सुस्ती पर भड़की पीड़िता ने खोले कई राज। जबलपुर के रामपुर से एसपी ऑफिस आई पीड़ित युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए 17 साल की उम्र से कौस्तुभ पटेल नामक युवक ने उसे अपने जाल में फंसाकर लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसका शोषण किया। इस मामले में महिला थाने में बमुश्किल एक एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन घटना का 1 महीना बीते जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़िता का गुस्सा फूट पड़ा। युवती का आरोप है, आरोपी के माता पिता, भाई और अन्य राजनीतिक लोग उसे लगातार जान से मारने, अपहरण करने की खुली धमकियां दे रहे हैं। इस सनसनी मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, नाबालिग काल से ही सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क को शोषण के आरोपों पर महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है, मामले की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जा रही है और यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता या धमकियों के ठोस सबूत मिलते हैं तो उन पर कानूनी धाराओं को जोड़कर जल्द गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। इसमें एक शिकायत आई थी जिसके अंदर एक बालिका है जो जब नाबालिग थी उस समय से एक व्यक्ति इनके साथ उसने पहले तो दोस्ती करी इंस्टाग्राम के माध्यम से, उसके बाद में इनके कुछ अभद्र फोटोज़ और वीडियोस बनाए और बाद में ऐसा बताया है कि भाई वो व्यक्ति ने इनके साथ में शादी का झांसा देकर के अपने साथ में रखा। उस दौरान भी इनके साथ कुछ वायलेंस हुई है, तो इसमें एक एफआईआर जो है महिला थाने के अंदर दर्ज की गई है। उसके आधार पे अब आगे कार्रवाई की जाएगी। यदि इसके अंदर और लोग भी शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी जांच के दायरे में और आरोपी बनाया जाएगा और इसके अंदर तुरंत बहुत जल्दी गिरफ्तारियां होंगी। ये एक अलग तरह का ऑफेंस होता है, मतलब ये चीज़ देखी जाती है कि अगर पावर के अंदर एसिमेट्री हो तो लोग बाग इस तरह का इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने इनको यही बताया है कि आप लोग इसको ऑन रिकॉर्ड लाएं। यदि ऐसी कोई चीज़ है तो मतलब उसका अगर प्रूफ आता है तो ये वाली धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। पूरा मामला है जो एचपी सर, मैं रामपुर से आई हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, 16 तारीख को कौस्तुभ, पहले भी मैंने यहाँ पर बता चुका है कि एक लड़का था जिसने मेरे को 17 साल की एज से मेरे को गंदे तरीके से यूज़ किया। उसके मम्मी पापा ने सबने मेरे को प्रेशर बनाया कि घर पे ये नहीं बताना, बहुत मेंटल प्रेशर मेरे दिमाग में बनाया कि ये चीज़ घर पे नहीं बताना। और हर चीज़ को लेके इन लोग ने बाद में एक दिखाने के लिए एक ढोंग किया, शादी रचाया, ऐसा किया इन लोगों ने, ठीक है, जिसमें इसकी मम्मी पापा सबका हाथ था। अब इस लड़के के ऊपर अभी बहुत मुश्किल से तो एक एफआईआर हुई, वो भी महिला थाने में हुई। उसके बाद 1 महीने होने जा रहा है, कोई उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई बार मैंने यहाँ पर भी आके कंप्लेन कर चुकी हूँ, पिछले बार भी आई थी मैंने, तब भी मैंने कंप्लेन किया था, बट अभी तक के लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई। कल जब हम उसके घर में गए, महिला थाने की टीआई मैम थी, मंजू मैम, उनके साथ जब हम
उसके घर में गए तो वहाँ पर 1 घंटे तक के पूरे पुलिस वालों को नीचे उसकी माँ ने बिठा के रखा, दीप्ति पटेल ने, और उसके दीप्ति पटेल, उसके पापा नारायण पटेल, उन्होंने मिलके राजनीतिक लोग जैसे कि नितिन भाटिया, उनको बुलाया। वो मेरे को बाहर से बहुत बुरी धमकी दी है उन्होंने कि अगर लड़की तूने ज़्यादा कुछ किया तो तेरे को मैं मार डालूंगा, जान की धमकी मेरे को दी है उन्होंने, मारने की धमकी, और मेरा अपहरण करने की भी धमकी दी है मुझे कि अगर मैंने कुछ ज़्यादा किया तो ये मेरे को किडनैप कर लेंगे, ये लोग मेरे को जान से मार देंगे। कल को मैं कॉलेज जाती हूँ, मुझे कुछ भी होता है, मैं आज आपको न्यूज़ में बता दे रही, मुझे कल को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार कौस्तुभ पटेल, उसकी माता दीप्ति पटेल, उसके पापा नारायण पटेल, भाई कार्तिक पटेल और नितिन भाटिया, जिन्होंने मेरे को पुलिस के सामने खुली धमकी दी है, वो होंगे। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये माननीय राकेश सिंह जी के नाम पे मेरे को धमकाते हैं। लड़का कौस्तुभ पटेल है, डॉक्टर नारायण पटेल का बेटा, जो फर्जी डिग्री से अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। आप उनकी एक बार हॉस्पिटल जिस डिग्री से चला रहे हैं वो भी चेक करवाइए। आदिशंकर हॉस्पिटल है उनका, वो देखिए। और हम यहाँ पर इसलिए आए सर कि जल्द से जल्द ये लड़का गिरफ्तार हो, इसके माता पिता और जो मुझे धमकी दे रहे हैं नितिन भाटिया, उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि कल को अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। ठीक है। और मैं ये प्रशिक्षण के 5म दिवस भारी औजारों व हथियारों की दी जानकारी। हरदा जिले में 31 जुलाई से आयोजित 7 दिवसीय सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स प्रशिक्षण में मंगलवार 5म दिवस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निर्धारित सिलेबस अनुसार प्लाटून कमांडर रक्षा राजपूत एवं SDRF जवानों ने भारी औजारों, हाइड्रोलिक कटर, रैम, जैक, बेंच और सर्कुलर शाखा परिचय एवं प्रयोग PPT के माध्यम से बताया। प्रशिक्षण में SDRF SK 34 श्री अरुण ने CBRN हथियारों का परिचय, प्रकार, प्रभाव, परिणाम और खतरे से सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण में होमगार्ड सैनिक श्री शैलेंद्र परमार ने CBRN संकट में नागरिक सुरक्षा प्रतिक्रिया अभियान के बारे में और दोपहर बाद सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को SDRF जवानों द्वारा आपदा के दौरान की जाने वाली कार्यवाही का प्रदर्शन किया गया। साथ ही सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तथा होमगार्ड कार्यालय व SDRF भंडार का भ्रमण कराया गया। बाल सुरक्षा शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, बाल स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम संपन्न। हरदा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री विवेक शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को हरदा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चारखेड़ा में विद्यार्थियों के लिए बाल सुरक्षा शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, बाल स्वास्थ्य और जेंडर इक्वलिटी विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रविराज राजपूत ने छात्र छात्राओं को बच्चों के अधिकार, सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व, बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी। साथ ही बाल स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोर किशोरी स्वास्थ्य तथा लैंगिक समानता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया कि बाल विवाह दंडनीय अपराध है। इसकी जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 अथवा स्थानीय प्रशासन को सूचना दें। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित विद्यार्थियों ने बाल विवाह रोकने, शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने, लैंगिक समानता को अपनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग से रविराज राजपूत, गजेंद्र बरकरे, शुभम धार्मिक एवं स्कूल से शिक्षकगण उपस्थित रहे। इसके साथ हरदा जिले के रेलवे स्टेशन एवं मुख्य चौक चौराहों पर बच्चों को शिक्षा दें, भिक्षा नहीं अभियान के अंतर्गत आमजन को जागरूक किया। इस दौरान लोगों से अपील की वे बच्चों को भिक्षा देने के बजाय उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और जरूरतमंद बच्चों के पुनर्वास एवं शासकीय सहायता योजनाओं का सहयोग करें। अभियान के माध्यम से भिक्षावृत्ति मुक्त एवं बाल अनुकूल समाज बनाने का संदेश दिया गया। चहलुम जुलूस में गूंजा इंसानियत का संदेश, इमाम हुसैन को बताया मानवता की विचारधारा। अंजुमन इमामिया की ओर से अर्दली बाजार से निकाले गए चहलुम के जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित मजलिस को संबोधित करते हुए जाकिरे अहले बेत डॉक्टर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी लखनऊ ने कहा, इमाम हुसैन जैसे महान पुरुष को धर्म की बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन केवल एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि इंसानियत, न्याय और सत्य की विचारधारा है। उन्होंने कहा, हिंदू या मुसलमान होना ही पर्याप्त नहीं बल्कि सबसे पहले इंसान होना आवश्यक है। मजलिस के बाद अमारी, ताबूत, अलम और दुलदुल का जुलूस निकाला गया। जुलूस अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ मास्टर जहीर हुसैन के इमामबाड़ा पहुंचकर संपन्न हुआ। सैयद जफर अब्बास रिजवी अंजुमन इमामिया के सेक्रेटरी, जिसके तत्वाधान में ये जुलूस हुआ। रसूलुल्लाह के नवासे
जिनको शहीद किया गया था करबला में, साल भर बाद उनके कुनबे को आज़ाद किया गया, फिर उन्होंने चेलू मनाया। उसी के उसमें हर साल शिया बिरादरी जो रहती है वो चेलू मनाती है। 40 दिन के बाद चेलू मनाया जाता है। यही इसका ये जुलूस मास्टर जहीर साहब के इमाम बारगाह से निकलता है, फिर ये सड़क पे जाता है, वहाँ एक तकरीर होती है मौलाना के द्वारा। उसके बाद ये सर्किट हाउस की गली से होता हुआ दूसरी गली से निकलता है और फिर मास्टर जहीर साहब के इमाम बारगाह पे ही आके ये खत्म होता है। कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग रहते हैं। ये करीब 30 सालों से चला आ रहा है, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। संदेश यही है कि भाईचारा बना रहे दुनिया में, और जो ये है कि गलत लोगों का विरोध किया जाए, सही लोगों के साथ रहा जाए। इमाम हुसैन का भी यही पैगाम था। यजीद ने उनसे यही कहा था कि हमारी बैत कर लो। इमाम हुसैन ने कहा कि हम जैसे तुम जैसों की बैत नहीं करते। तब उन्होंने सारी दुनिया को ये संदेश दिया था कि सही आदमी गलत आदमी के हाथ नहीं मिला सकता। वो मरना पसंद करता है, मगर ये बैत किसी से नहीं, बैत मतलब हाथ नहीं, किसी मिला सुलह नहीं कर सकता। यही उनका पैगाम था और उसी पे हम लोग उनकी याद में चेलू का जुलूस निकालते हैं और चेलू मनाते हैं। ये यहाँ तो भाई गंगा जमुना तहजीब चलती है। सारे हिंदू मुसलमान, आप लोग अभी है सड़क पे जुलूस, सड़क पे हम लोग बैठे हुए थे, करीब 1 घंटा मौलाना की तकरीर हुई। वहाँ पे हिंदू मुसलमान या सुन्नी सब लोग वहाँ मौजूद थे। सारे यहाँ बाजार के हिंदुओं ने रखा था। ये तो हम लोग तो गंगा जमुना तहजीब के मानने वाले हैं और सबके साथ हर दुख में खड़े रहते हैं। चाहे कोई कास्ट से मतलब नहीं, इंसानियत से मतलब। हम लोग इंसानियत को मानते, कौन क्या है इससे मतलब नहीं। इंसान है, इंसानियत है उसके में, तो हम उसके साथ हैं। काशी में फैशन की नई पहचान बना पद्मा पहनावा बुटीक एंड कलेक्शन भव्य उद्घाटन संपन्न। NIFT फैशन डिजाइनर नीतू सिंह आभा सिंह की पहल, पारंपरिक आधुनिक परिधानों का मिलेगा आकर्षक संग्रह। काशी में महिलाओं के फैशन को नया आयाम देने की दिशा में बुधवार को पद्मा पहनावा बुटीक एंड कलेक्शन का भव्य उद्घाटन श्याम नगर कॉलोनी सेंट्रल जेल रोड चप्पीपुर शिवपुर स्थित परिसर में संपन्न हुआ। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद एवं अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सहभागिता की। बुटीक का संचालन NIFT फैशन डिजाइनर नीतू सिंह और उनकी बहन आभा सिंह द्वारा किया जाएगा। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, लहंगा, कुर्ती, इंडो वेस्टर्न परिधान, विशेष अवसरों के लिए डिजाइनर ड्रेस का आकर्षक संग्रह उपलब्ध कराया गया है। समारोह में संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की निदेशक वंदना सिंह और राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाहकार डॉक्टर शिप्रा धर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। मेरा नाम नीतू सिंह है और हम एक समाज सेविका के साथ साथ अपना मेरा बुटीक है, जो कि हम अपना बिजनेस पहले भी करते थे और कुछ कारणों हम चले गए थे गाजियाबाद, जिसकी वजह से बंद हुआ, लेकिन अब फिर से आए हैं और उसे दुगने एनर्जी के साथ इसको करने का। इस सावन के पावन महीने में आपने बुटीक का सेंटर डाला है, इस पर आपका क्या? देखिए, हर कोई चाहता है मुनाफा, और हमारे हिंदू धर्म में स्पेशली ये सावन से हमारे सारे मतलब शुभ काम शुरू हो जाते हैं। अभी देखिए हरियाली तीज आएगी, सावन में रक्षाबंधन आता है, तो हर बिजनेस सोचता है कि हम कैसे कमाएं। तो हमारा मकसद ये था कि अगर हम अभी से शुरू करते हैं तो ये सीज़न हमारा सीज़न है और ये सीज़न को सोच के ही हम सावन में ग्राहकों के लिए इस बार विशेष खास क्या उपाय क्या लेकर के आता है? देखिए, इस बार मेरे लिए खास है, जैसे कि हम पहले बता चुके, एक थीम हम लिए हुए हैं बुटीक में। वैसे तो हमने पहले उसमें हमारे बैनर में भी लिखा हुआ कि हर तरह का ड्रेस बनेगा, हर तरह का ड्रेस मिलेगा, कलेक्शन है, बुटीक के साथ कलेक्शन भी है। लेकिन एक थीम हमने रखा है कि माँ की साड़ी के साथ एक मर्म स्पर्श, यानी अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी लेके आइए जो आपकी फेवरेट है और उसको डिज़ाइनर लुक देने की जिम्मेदारी मेरी है। किस रेंज से स्टार्ट है? देखिए, यहाँ मिनिमम तो हमने 5 से 7 भी स्टार्ट किया है,
लेकिन वो 5 से 7 का आप मार्केट में जाते हैं ना, जैसे कि लो क्वालिटी होती है, नहीं समझ में आता, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन हमने उस 5-7 में भी हर एक पीस को का कलेक्शन मैंने एक डिज़ाइनर लुक में रखा हुआ है। हमारा मकसद ही है कि जितने भी हमारे ग्राहक आए उनको शॉपिंग करने में मज़ा आए। क्या ग्राहकों को सावन के विशेष अवसर पर कुछ डिस्काउंट वगैरह भी है? हाँ, उन लोगों को मैंने रखा हुआ है इस समय 5000 के शॉपिंग पे एक ब्लाउज फ्री रहेगी और 2000 के पर हम लोग तो फाल पिको करके देंगे ही देंगे। समय आने के साथ अभी थोड़ा सा कम समय है और भी हम ऑफर पर गिफ्ट उपहार हम रखेंगे। रक्षाबंधन पर उपहार रखने का पूरा मेरा ये क्षेत्रवासी और काशीवासियों से क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि मेरा इस काम में जैसे कि हम समाज सेवा का भी काम करते हैं और इस पर जुड़े, तो मेरा एक मकसद है मेरी खुद की पहचान। हम खुद क्या है, खुद को ढूंढना, और कहीं ना कहीं ये सारा काम करके, चाहे वो समाज सेवा चाहे अपने बिजनेस का है, उसमें मेरा मकसद ये है कि हम खुद को ढूंढ रहे हैं कि हम हैं क्या और हम क्या कर सकते हैं। नई पीढ़ी जो युवा पीढ़ी जनरेट हो रही है, उसके लिए उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे आजकल डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम युवा पीढ़ी को लेकर कि आप फालतू की चीज़ों में मोबाइल का इस्तेमाल के लिए हमेशा स्कूलों में हर जगह रोका जा रहा है, लेकिन मोबाइल बहुत काम की भी चीज़ है। हम यही कहेंगे कि हर बच्चा अपना युवा पीढ़ी लक्ष्य देखे। जो गलत कामों की तरफ जा रहे हैं उस तरफ आप ना बढ़िए, अपने लक्ष्य को देखिए, क्योंकि आप जिस तरफ भटक रहे हैं उस भटकाव में सिर्फ आपकी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने का कोशिश करें। और इस समय हम बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी हमारे फेवरेट भी है, तो जो हर युवा पीढ़ी को जो प्रेरित कर रहे हैं वो मेरे दिल को छू जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें और सबसे बड़ा सुरक्षित चीज़ जगह होता है माता पिता, अपने माता पिता के करीब रहें। आज इस उद्घाटन में अपने आए हैं, किसके बारे में आप क्या? हम ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहेंगे मित्र से बड़े होंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि ये बुटीक खूब आगे दिनों दिन तरक्की करे, उन्नति करे और खूब ऊंचाई पाए। काशी की इस नई पहल जो आज के डेट में चल रही महिलाओं को सशक्तिकरण या अन्य चीज़ों को लेकर, इस पर आपका क्या? बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि वही बात है, सबका आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग पहले से आत्मनिर्भर थे, जो नहीं है वो इस माध्यम से अगर हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो ये बिज़नेस हमेशा ही होता है, हमेशा ही कपड़ा पहने जाना है और उसमें नई नई इनोवेशंस आए जाने लगे हैं। डिज़ाइन की वजह से कलर है, स्टाइल है, तो ये बिज़नेस तो हमेशा ही चलेगा। और अगर एक महिला इसको कर रही है तो वो अपनी सूझबूझ से इसको और सुंदर बना करके पेश करेगी, तो बहुत ही अच्छा है। काशी की महिलाओं के लिए आपका क्या कहना है कि उनको कदम से कदम, पति के साथ कदम से कदम मिला के चलने का है, कुछ नया और? नहीं, देखिए, हमारे वहाँ हमेशा से कहा गया है कि पति और पत्नी एक रथ के दो पहिए, तो दोनों को हमेशा साथ ही करके चलना है और बैलेंस बना के चलना है। एक परिवार भी तभी संपूर्ण माना जाएगा जहाँ पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के लिए चल रहे हैं, तभी वो परिवार भी पूरा माना जाएगा और तभी उस परिवार में संस्कार भी अच्छे से डेवलप होंगे। हमारे बच्चे भी, जो हमारे नए पीढ़ी के जो हमारे युवक हैं, बच्चियाँ हैं, वो सब इसको देखेंगे कि हमारे घर में ऐसा माहौल है जहाँ मम्मी पापा हमेशा साथ में रहते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की मेन बातें रेस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे परिवार का संस्कार हमेशा अच्छा रहेगा और बच्चे जो नए पीढ़ी के आएंगे वो भी एक अच्छा संस्कार लेकर अपने जीवन में काशीवासियों के लिए क्या कहेंगे? हर हर महादेव। दर्शन का जो उद्घाटन हो रहा है इसके लिए आपको क्या? मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि पहले भी नीतू इस तरह का काम कर रही थी, पर बीच में किसी वजह से ये ब्रेक हो गया और फिर से वो अपने कलेक्शंस के साथ, अपनी नई ऊर्जा के साथ इसमें आई है। तो हम सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा है कि वो ज़रूर उन्नति करेंगे और कुछ अच्छा आत्मनिर्भरता की दिशा में उनका ये अच्छा करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो इसके विषय में आपका क्या कहना है?
देखिए मुझे ना ये महिला सशक्तिकरण वर्ड का ही बड़ा ऑब्जेक्शन है। मुझे लगता है कि महिला ऑलरेडी बहुत सशक्त है, उसको अब सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है। किसी भी जगह आप उठा के देख लीजिए, जब आप शक्ति की बात करते हैं तो हम दुर्गा की बात करते हैं, जब हम धन की बात करते हैं तो लक्ष्मी की बात करते हैं, और जब विद्या की बात करते हैं तो सरस्वती की बात करते हैं। तो आप देख लीजिए सब कुछ वो महिलाओं से ही आ रहा है, तो कहाँ सशक्तिकरण की हमें ज़रूरत है, हम ऑलरेडी बहुत सशक्त हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की हमेशा बात ऐसा करते उनको रहते लगता हैं। होगा कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत है, पर हमारा मानना है कि जब महिलाएं घर में थीं, बाहर नहीं निकली थी, वो घर की चारदीवारी में ही बहुत सशक्त थी, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं मिलता था। आज नए कलेक्शन में क्या अच्छा लगा आपको आज? अभी तो मेरा बहुत कुछ देखना बाकी है, पर जैसे कि मैं ऊपर अभी देख रही थी, इन्होंने एक इस तरह का कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि आप अपनी मदर की साड़ियों के साथ जो जुड़ाव महसूस करते हैं, अगर उसको रेनोवेट कराना चाहते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, तो आप ले रहे हैं तो उसका कुछ नया फॉर्म बना देंगे, आपकी खुद की डिज़ाइन हो या इन्हीं से बनवाना हो। वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है इससे मदर से एक जुड़ाव होता है। री इनॉग्रेशन को लेकर क्या कहेंगी काशी वासियों और क्षेत्रवासियों से? सभी से प्रार्थना है कि जल्द एक बार विजिट करें और एक अच्छी कलेक्शन का लाभ लें। प्रियांशी है। प्रियांशी जी, आज आपकी मम्मी ने बुटीक का उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं इस अवसर पर बहुत खुश हूँ और मैं ये अपने ससुराल से ये प्रोग्राम अटेंड करने आई हूँ आज मम्मी का, और भगवान से बस महादेव से यही कृपा रहेगी कि इन लोग का, मेरी मौसी और मेरी मम्मी का ये बुटीक है और ये स्टोर है, तो वो लोग बहुत तरक्की करें और आगे बढ़े, इन लोग की कमाई अच्छी हो, बस मेरी तो यही कामना है और कुछ नहीं।